वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और राजा गिद्ध एक ऐसी तस्नीफ थी बानो कुदसिया से जिससे हमें गिद्ध और उसकी वो जो तमाम सोशल रेफरेंसेस जो थे ना वो हमें वहाँ पे समझने को मिले अच्छा, मैंने पहली बार शायद जो मेरे याददाश्त में है वो मैंने गिद्ध जो है पढ़ा भी शायद उसी को देख के था टाइटल। तो लेकिन ये कि अब हम जो बात कर रहे हैं वो फिजिकली इस जानवर की कर रहे हैं जिसके साथ ये नावल जो है मंसूब रहा बानो कुदसिया साहिबा का लिखा हुआ। सैकड़ों बरसों से कुराए अर्ज़ पर मौजूद है ये जानवर जो मुर्दार खोर परिंदा है जिसे गिद्ध कहा जाता है। अब पाकिस्तान में मादूम होने के खतरे से दो चार। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जनूबी एशिया में पाई जाने वाली गिद्धों की जिन 3 अक़साम को नापैद होने के करीब करार दिया है उनमें से 2 का ताल्लुक थरपारकर सिंध से है। और तहकीक के मुताबिक थरपारकर में सड़कों के बढ़ते हुए नेटवर्क, आबादी में इजाफा, कोयले पत्थर की कानकुनी और बिजली घरों की मौजूदगी की वजह से इस नायाब परिंदे गिद्ध की आबादी में कमी आ रही है। और गिद्ध को माहौल साफ करने वाला जानदार भी तस्वुर किया जाता है। और इसकी जो देखें ना, हम जब कोई चीज़ मादूम हो रही होती है तब हमें मालूम होता है कि इसका मौजूद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सीनियर मैनेजर रिसर्च एंड कंजर्वेशन WWF जमशेद इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जमशेद साहब, कहिएगा थरपारकर में किन वजूहात के बिना पर गिद्धों की तादाद में तेज़ी से कमी हो रही है? कौन से इकदामात हैं जिससे इस परिंदे को नापैद होने से बचाया जा सकता है? वैसे तो पूरे बर-ए-आज़म एशिया में ही गिद्धों की तादाद में कमी हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह लाइफ स्टॉक में इस्तेमाल होने वाली नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिनमें डाइक्लोफेनेक, साइक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन वगैरह शामिल हैं वो हैं। और इसके अलावा लोकल लेवल पे जैसे आपने फरमाया थरपारकर में, तो वहाँ मकामी तौर पर कुछ वजूहात हैं जैसे ह्यूमन डिस्टर्बेंस, क्योंकि वहाँ थरपारकर में कारुंजर हिल्स में लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के नेस्ट हैं, उनकी आबादी है। और जब वल्चर्स का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है लाइक सितंबर, अक्टूबर और अप टू मार्च तक, तो इसी ड्यूरेशन में ही वहाँ लोग कारुंजर हिल्स में एक मेडिसिनल वो गूगल प्लांट है उसकी गोंद या रेसिन जो है वो कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इन वल्चर्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। कि बहुत सारे लोगों के नज़दीक तो ये गैर ज़रूरी चीज़ होगी, तो गिद्ध की मौजूदगी माहौल के लिए कितनी ज़रूरी है? जो इकोसिस्टम की बात की जाती है, चेन की बात की जाती है, वो इंटैक्ट रहना कितना ज़रूरी है? और ये जो तहकीक सामने आई है इसके बाद हुकूमती और दीगर इदारे इन गिद्धों की नायाब नस्ल को बचाने के लिए कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी जो है उसको तरतीब दे रहे हैं? गिद्धों की मौजूदगी माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां वो नहीं फैलती। लेकिन इस तरह की स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि गिद्धों की तादाद कम होने की वजह से रेबीज़ जैसी बीमारियां वो उसकी रेशो जो है वो बढ़ गई है। तो इसके इक़दामात के हवाले से ये ज़रूरी है कि इनके लिए माहौल, इनके रहने के लिए माहौल जो है वो साफ सुथरा जो है वो होना चाहिए। और यस, इसके लिए इक़दामात किए गए हैं कौमी सतह पर और सूबाई सतह पर भी। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो NGOs के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल WWF पाकिस्तान पिछले कोई 15-20 साल से प्रोविंशियल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जिसमें पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और AJK वाइल्ड लाइफ और फिशरीज डिपार्टमेंट, इनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। WWF ने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है। पंजाब में हमने एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर छांगा मांगा में इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे गिद्धों की कैप्टिविटी में अफजाइश जो है वो हो रही है। इसके अलावा हमने सिंध में वल्चर सेफ जोन डिक्लेयर करवाए हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हम
के गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ एक वल्चर सेफ जोन डिक्लेयर करने के लिए काम कर रहे हैं। उन एरियाज़ में हम लोगों को, स्टूडेंट्स को, कम्युनिटीज़ को अवेयर उनमें आगाही पैदा करते हैं ताकि वो फार्मर्स या जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं वो जो हार्मफुल ड्रग्स हैं वल्चर्स के लिए उनको इस्तेमाल ना करें। ठीक है जमशेद, पाकिस्तान में गिद्धों की कौन सी अक़साम पाई जाती हैं वो हमें बता दीजिएगा, और ये जो हम नायाब होने वाली या नापैद होने वाली जो अक़साम है उनकी बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान में गिद्धों की कुल 8 अक़साम पाई जाती हैं जिसमें ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, बियर्डेड वल्चर, हिमालयन ग्रिफन वल्चर और यूरेशियन ग्रिफन वल्चर शामिल हैं। और इनमें फर्दर ओरिएंटल वाइट बैक, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड वल्चर इनकी नस्ल को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हैं और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और इजिप्शियन वल्चर वो इंडेंजर्ड है। बिल्कुल ठीक है इकबाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मुझे अल्लामा इकबाल की वो बात याद आ गई ना, लिखी हुई इनकी खूबसूरत बात, नहीं ये चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। सो ये एक चेन इकोसिस्टम है, उसमें हम अगर कहें कि चूंटी जो है वो शायद ज़रूरी नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़। और हमसा आपको पता है ये जो इंजेक्शंस लगाते हैं ना दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए बाज़-औक़ात, और बहुत सारे मुर्दार, इसकी वजह से ये जो अगर जैसे जंगली या जो स्ट्रे डॉग्स जिन्हें आप कहेंगे, उनके अंदर रेबीज़ और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं कि वो खाते हैं उसको, और उससे इस तरह की बीमारियां इंक्लूडिंग गिद्ध जो हैं उनके नापैद होना, चीलें, परिंदे जो कि इस तरह का गोश्त खाते हैं जो टॉक्सिक होता है, और हम समझते हैं कि ये एक इंजेक्शन हार्मलेस होगा जबकि उसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात हैं। बिल्कुल ऐसी है, मुज़र असरात हैं। और हमें ये भी सीखने को मिला आज के कोई चीज़ जो है वो ऐसे ही नहीं बनाई गई है, उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है, और जब वो हमारे पास नहीं होती ना, कोई भी चीज़ जब हमारे पास नहीं होती हमें उसकी कदर भी तब भी होती है। खैर आगे बढ़ते हैं फरा, लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको देख के रश्क आता है और सलूट करने का दिल करता है कि शुक्र है कि कोई तो ये काम कर रहा है। और अपने लिए तो हम सारे ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं कि यार मैं बहुत थका हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, लेकिन वो लोग सबसे बेहतरीन है जो बाकियों के लिए काम करते हैं, अपनी ज़रूरतों के साथ बाकियों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। इसमें मुझे ना वो वासिफ अली वासिफ साहब की बात के अता में ख़ता का सवाल होगा, जो आपको अल्लाह ताला ने एबिलिटी, स्किल, पैसा, दौलत, सेहत जो कुछ भी दिया है उसमें से आपसे क्वेश्चन होगा कि तुम्हें ये दिया था, इसमें से तुमने क्या किया। सो बहुत सारे ऐसे लोगों का जब हम जिक्र करें तो उनमें एक खातून का जिक्र जो है वो आज हम बड़ी प्राउडली कर रहे हैं। वो एक ऐसी खातून है जो कि आगे बढ़ती हैं और बहुत सारे ऐसे मुसीबत ज़दा, बेसहारा और कमज़ोर अफराद का सहारा बनती हैं। पेशावर की बाहिम्मत खातून है मिसेस हुमायूं, जिन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन को तारीख ज़िंदगियों को रोशन करने के लिए उजाला स्कूल खोल रखा है। लेकिन हुकूमतें भी कोशिश करती हैं, लेकिन आप अपने तौर पर जब कोशिश कर रहे होते हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, यानी कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास ज़राए मौजूद नहीं है, मेहनतकश बच्चों को सिर्फ मुफ्त तालीम ही नहीं दी जा रही, यहाँ पर उनको स्टेशनरी भी दी जाती है, कपड़े भी दिए जाते हैं, लंच भी दिया जाता है और राशन भी दिया जाता है कि मोटिवेट किया जाता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ें ज़रूर, चीज़ें आपको मुहैया करेंगे। और ये एक खातून कर रही हैं और वो बच्चों को ना सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही हैं बल्कि उन्हें वो हुनर कि वो ज़िंदगी में किसी के मोहताज नहीं हों, किसी के आगे उन्हें सवाल ना करना पड़े, वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। तो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि वो इस वक्त सोसाइटी में कर रही हैं। और ऐसा ही है कि इन बच्चों का मरहला ये नहीं है, मरहला आगे है कि इन बच्चों को तरबियत दी जाएगी, फिर जो मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ पर इनको एडमिशन के लिए ताकि स्कॉलरशिप मिल जाए उसके लिए तैयार किया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी ये जो तालीम है इसको ऊपर वाले लेवल पे बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकें। एक पूरी प्लानिंग है पीछे कि बच्चों को किस तरह से हमने तैयार करना है। तो मिसेस हुमायूं से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हुमायूं। तो जिसे कहना चाहिए हैट्स ऑफ टू यू, हम सलाम करते हैं आपके इस जज्बे को कि जिसके साथ आपने ये हिम्मत की है और ये कोशिश की है, और अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और ताकत अता फरमाए और आपकी इस ये कंट्रीब्यूशन जो है इसे कबूल भी फरमाए। मुझे बताइएगा स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए आप काम कर रही हैं, कैसे ख्याल आया इसके बारे में और क्या क्या कुछ आप समझती हैं कि आप अभी तक अचीव कर चुकी हैं और क्या बाकी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये इंस्पिरेशन जो है ये मेरी एक नीस ऑफ फ्रेंड ने मुझे उनसे मिली है।
और फिर हम जब इन बच्चों को देखते थे तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए। तो मेरी कुलीग है, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, मिसेस राना मुदस्सर, वो और हमने इकट्ठे इन हमने कहा बच्चों को कैसे हम वो कन्विंस कर सकें। तो इसके लिए हमने बहुत सी एफ़र्ट्स की। एक हमारे उसमें एक बस्ती है, वहाँ पर मेजॉरिटी अफ़गान रेफ्यूजीज़ और कुछ पाकिस्तानी बच्चे भी, उनके साथ उनके पेरेंट्स के साथ हमने बात की कि अगर हम इनको बुलाना चाहते हैं और इनको फ्री में हम इनको तालीम देना चाहते हैं फ्री में, तो पहले तो वो ज़रा रिलक्टेंट थे, इसलिए कि ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि ये फ़ारिग टाइम में ये कोई सिट्टे बेचता था, कोई ना कोई कारोबार वगैरह करते थे ताकि वो पैसे ला सके। तो दे वर अ बिट रिलक्टेंट पहले, लेकिन हमने कहा कि खैर है वो भी साथ साथ में करें, लेकिन अगर ये ज़रा सा इनको तालीम मिल जाए तो बहरहाल वो उन्होंने जब आना शुरू किया, पहले तो हमारे पास स्पेस नहीं थी, मुख्तलिफ़ स्कूलों ने हमें ज़रा वो हेल्प आउट किया, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा था। एंड देन हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ उनके साथ हमने जब बात की तो उन्होंने हमें एक 2 रूम्स अपने दिए, स्पेयर रूम्स, और ये स्कूल हमने आफ्टरनून शिफ्ट में तकरीबन 2 से 4 या 3 से 5 बजे तक ये बच्चे आते रहे। तो शुरू में तो बच्चे ये 2 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 5, एंड माशाल्लाह आफ्टर 3 इयर्स ये तकरीबन 50 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तकरीबन 50 बच्चे। आप सिर्फ तालीम नहीं दे रही हैं, स्टेशनरी वहाँ पर आप दे रही हैं, बच्चों को लंच आप दे रही हैं, और इतना बड़ा सेटअप है, कपड़े दिए जा रहे हैं, तो इसको मैनेज किस तरह कर रही हैं सेटअप? बच्चे ये बस मेरे ख्याल में जब नीयत साफ़ होती है, मेरा तो ये ईमान है, जब नीयत साफ़ होती है तो लोग फिर मदद करना शुरू कर देते हैं। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहन भाई, जितने भी हम सबके पास हम जाते हैं और वो देखते हैं कि यानी हाँ वाकई में कुछ काम हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है। तो लंच के लिए तो हमें कभी भी ख़ुद से लोग ले आते हैं। ये कभी किसी ने डोनेट कर लिया, कभी किसी ने डोनेट कर लिया जी। एंड स्टेशनरी हम अपने फ्रेंड्स और अहबाब और दोस्त उनको बता देते हैं कि हमें कॉपीज़ चाहिए, हमें पेंसिल्स चाहिए, और कभी कभी ख़ुद से भी हम कर लेते हैं, मतलब। लेकिन अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एज सच, लेकिन मुश्किल दरपेश आ जाती है कभी कभी कि लार्ज ह्यूज अमाउंट में हमें। अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये गर्म कपड़े, स्वेटर्स वगैरह ये प्रोवाइड किए हैं बच्चों के लिए। कैसे आपके साथ जो लोग जुड़ना चाहें, जो देख रहे हैं मिसेस हुमायूं, और वो आपको हेल्प आउट करना चाहें, आपके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहें, क्या करें? मेरा नंबर आप लोग के पास है। अगर कोई भी हमारे साथ कोई डोनेशन या किसी चीज़, मतलब वो हमसे पूछ ले कि किस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है आजकल जी, किस चीज़ की ज़रूरत है वैसे? वो भी वो ख़रीद सकते हैं ज़रूर। आजकल जी हमें ज़रा शूज़ एंड स्वेटर्स की वो है जी, ठीक है, शूज़ वगैरह एंड सॉक्स जी। क्या हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत वगैरह जी, ठीक है, वहाँ मौजूद और लोगों ने एक्नॉलेज किया है कि आप ये अच्छा काम कर रही हैं, चलें हमें बताएं हम इसमें कैसे, ये भी कभी आपको ऑफ़र आई, कोई सपोर्ट हुकूमत की तरफ से भी मैसर आई? सरकारी स्कूल का तो आपने कहा एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे मौका मिल गया कि आप इन बच्चों को एक छत हाँ जी, वो पढ़ा सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। एज सच हमने ज़रा पॉलिटिकल उस पर हम इस तरह हमने किसी से वो नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जी लोग अब देख रहे हैं कि ये जो इनका जो काम है बाकी भी ये कुछ कर रहे हैं, मतलब तो दे आर हेल्पिंग अस जी, दे आर हेल्पिंग अस आउट। लेकिन वी नीड कंप्यूटर्स फॉर दिस चिल्ड्रन जी।
और शुरू में ये था जी बच्चे ये शुरू में जब ये बच्चे आ रहे थे तो इनको पहले तो हमने जो तरबियत है, जो बैठने का सलीका है, जो बात करने का सलीका है जी, मतलब वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल सिर्फ ये नहीं है कि बस 1 2 3 एंड ABCD ये सीख ले जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस हुमायूं, यू आर इंस्पिरेशनल इन मैनी वेज। और अल्लाह आपकी नक्शे कदम पे हम सब लोगों को भी चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है फरा, जो हम कल भी बात कर रहे थे कार्स के हवाले से, कार माफिया का गठजोड़ तोड़ने के लिए हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठाया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। ये व्हीकल पॉलिसी क्या है? वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर ये कहिएगा, दीगर गाड़ियों की कीमतों में कमी की बात हो रही थी, वो कैसे होगी? ये व्हीकल पॉलिसी क्या है? आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें टेक्नोलॉजी जो है ना बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। अब आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स को ही याद करें, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हर 5 मिनट के बाद मोबाइल फोन जो है वो बैटरी पे लगाना पड़ता था, चार्जिंग खत्म हो जाती थी। अब जो एक बहुत बड़ी इनोवेशन हुई है दुनिया में वो है कि बैटरीज जो हैं वो मुख्तलिफ बैटरीज जो हैं वो आ रही हैं, उनका जो साइज है वो छोटा हो रहा है और उनकी ताकत जो है वो बढ़ रही है। लिहाजा अब जो लिथियम आयन बैटरीज नई बन रही हैं उनमें पूरी गाड़ी चलाने की ताकत है और उसका मतलब ये है कि जो कंबस्शन इंजन है वो आउट हो रहा है और बैटरीज उसकी जगह ले रही हैं। अब हमारे पिछले 40 साल में अगर आप कहें कि जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को ड्रॉबैक रहा टेक्नोलॉजी में वो ये रहा कि हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके और वो हम बड़े पीछे रह गए उसमें। लिहाजा अब हमारे पास मौका आया है कि हम जो अगली टेक्नोलॉजी है हम उसको जंप करें उसकी तरफ और पिछला जो हमारा नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करें। और हमने ये पाकिस्तान में जब आज से सवा साल पहले हमारे कोई इम्फेसिस नहीं था जिसके ऊपर के गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ हमने जाना है, तो हमने ये एफर्ट शुरू की। पहले हम जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स और बसेस की पॉलिसी लेके आए जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 व्हीलर्स की पॉलिसी भी अप्रूव हो गई। अब इसके देखें 2 इफेक्ट होंगे। एक तो जिस तरह से जो गाड़ियां हैं फ्यूचर गाड़ियां वो बनी इलेक्ट्रिक के ऊपर रही हैं और जैसे आपने परसों शायद खबर देखी हो कि टोयोटा जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने बैटरी अब बना ली है जो 500 किलोमीटर बगैर चार्जिंग के चलेगी। अब अगले इस साल जो है मुझे लग रहा है कि 800 या 1000 किलोमीटर की बैटरी भी जो है वो आ जाएगी इस साल सितंबर अक्टूबर तक। बिल्कुल सही। फवाद साहब ये भी बताइएगा ये अफोर्डेबिलिटी इनकी क्या होगी? आम आदमी की पहुंच में होंगी ये बरकी गाड़ियां? इनकी कीमतें कंट्रोल होगी? गाड़ियों की कीमतों में कमी होगी? और फिर उसके साथ जो एक आया है कि मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों को 90 दिन के अंदर बेचने में इजाफी विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। आप इसके बारे में बताइएगा कि सही है कि 50,000 से 2 लाख रुपए तक देने पड़ेंगे? वो तो अभी कैबिनेट में जो डिस्कशन होनी है तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। वो कैबिना में पहले मैं अपनी बात कर लूँ और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। ये जो मामला है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इसके नतीजे में जो कंबशन इंजन की गाड़ियां हैं हमारी, एक तो हम ज़ाहिर चाहते हैं कि जो इस वक्त गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। आप देखें रोजाना एक्सीडेंट्स होते हैं, पता चलता है कि जी उनकी प्रोटेक्शन जो है वही नहीं खुली। इवन जो बड़ी बुनियादी हमारी प्रोटेक्शन है गाड़ियों में वो भी अवेलेबल नहीं। तो ये मामला जो है ये इस तरह से नहीं होना। इसको में गाड़ियों को हमें डेफिनेटली उनको स्टैंडर्ड्स में आना पड़ेगा और ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके स्टैंडर्ड्स भी हम अभी से बना रहे हैं, तो इसके नतीजे में एक कंपटीशन आएगा और डेफिनेटली गाड़ियों की कीमतें जो है वो नीचे जाएंगी। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी एक तो कि एनवायरनमेंट हमारा बेहतर होगा। हमने अभी बात की थी कि 44% जो ये स्मोक है ना, ये हमारा फ़ज़ाई आलूदगी है, उसकी वजह हमारी वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कीमत कम हो जाएगी, आम आदमी भी गाड़ी खरीद सकेगा। वो एक कार्टल है ना कि मखसूस ब्रांड्स ही आते हैं वही यहाँ पर सरवाइव करते हैं, वो आने नहीं देते किसी और चीज़ को। और फिर उसके साथ साथ कि पूरी दुनिया जिस तेज़ी के साथ जो है टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदान में तरक्की कर रही है, उसके समरात या उसके असरात पाकिस्तान भी पहुँचे और हम भी वो देख सकें। सो ये उसकी जानिब एक बड़ा कदम है। लेट्स होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला हमें जो है तरक्की और साइंस की राह पे इसी तरह से आगे गामजन रखे। अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड है, घूमिए फिरेगा ज़रूर मगर एहतियात के साथ। एहतियात आपने ज़रूर करनी है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
saber.